अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान जारी एसाफ शिकन मुआरका अब एक ऐसे मोड़ पर आन खड़ा हुआ है जहां सफारतकारी और संगीन खतरात साथ साथ चल रहे हैं। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का पहला दौर अगरचे किसी हतमी नतीजे तक नहीं पहुंच सका, लेकिन तेहरान की नई तजावीज़ और वाशिंगटन की इन तजावीज़ पर गहरी सोच ने आलमी सियासत में नई हलचल पैदा कर दी है। इस कशीदगी के दौरान गुज़िश्ता रोज़ वाशिंगटन में एक डिनर के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप पर होने वाले हमले की कोशिश ने सूरत हाल को मजीद पेचीदा कर दिया है। ताहम दिलचस्प बात यह है कि खुद डोनाल्ड ट्रंप ने इस हमले का ताल्लुक ईरान के साथ जोड़ने की तरदीद की है। दूसरी जानिब इस पेचीदा सूरत हाल में पाकिस्तान इस वक्त आलमी सफारतकारी का मरकज बन चुका है। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का मस्कत से अचानक वापस पाकिस्तान आना और 24 घंटों में 2 बार फील्ड मार्शल से मुलाकातें करना साबित करता है कि इस्लामाबाद ही वो मुकाम है जहां इस डेडलॉक को तोड़ने की कोशिशें की जा रही हैं। अब जबकि अब्बास इराक़ची दौरा रूस के दौरान सदर पुतिन से मुलाकात कर चुके हैं, तो अमरीकी मीडिया में ईरान की एक सुपर ऑफर की बाज़गत सुनाई दे रही है, जिसमें जौहरी मामले को पीछे रखकर आबना हुर्मुज़ को खोलने और फौरी जंग बंदी की तजवीज़ दी गई है। इस तमाम सूरत हाल में अहम सवाल यह है कि क्या सदर ट्रंप पर होने वाले हमले और तेहरान की नई तजावीज़ सामने आने के बाद मुज़ाकरात की मेज़ उलट जाएगी या ईरान की एक कॉल इस डेडलॉक को ख़त्म कर देगी। और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का ओमान, पाकिस्तान और अब रूस का हंगामी दौरा, क्या ये अमेरिका के खिलाफ कोई नया आलमी ब्लॉक है या महज जमानतों की तलाश है? इसी में बात करेंगे। 2 सीनियर जर्नलिस्ट इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। न्यूयॉर्क से हमें ज्वाइन कर रही हैं आयजा इरफान साहिबा, और हमें ज्वाइन किया है तज्ज़ियाकार अनस मलिक साहब ने। बहुत शुक्रिया दोनों का। मैं सबसे पहले आयजा आपसे पूछना चाहूँगा, न्यूयॉर्क में या वाशिंगटन से ये बताइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये कहा गया है कि बेशक फ़ोन के ऊपर बात कर लें, लेकिन इस मामले को जो है वो अगर ईरान आगे लेके जाना चाहता है तो हम फ़ोन पर भी बातचीत करने के लिए तैयार हैं। ये फ्रस्ट्रेशन है, एक नई ऑफर है, अब क्या चल रहा है वाशिंगटन में? देखिए, मुज़ाकरात की जहाँ तक बात है वो तो चल रहे हैं, वो कंटिन्यूस हैं। हालांकि जो मुज़ाकरात का दूसरा दौर था वो जिस तरह एक्सपेक्टेड था उस तरह इस्लामाबाद में नहीं हुआ, लेकिन उसके बावजूद जो साइंस हैं, जो इशारे हैं, वो यही बताते हैं कि मुज़ाकरात चल रहे हैं। दोनों जानिब से किसी साइड ने भी मुज़ाकरात ख़त्म होने की बात नहीं की। किसी ने भी नहीं कहा कि कोई बिल्कुल स्टैंड स्टिल पे आ गई हैं चीज़ें। मुज़ाकरात चल रहे हैं, बिहाइंड द डोर्स डिप्लोमेसी जो है वो कंटिन्यू है। जैसे कि आपने अपने इब्तदाई में भी कहा कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान आना, फिर ओमान जाना, फिर पाकिस्तान आना और इस दौरान फील्ड मार्शल से मुलाकातें, वो ज़ाहिर है वो पैगामात की जो तरसील है वो जारी है। वो पैगामात अमेरिका को मिलना, अमेरिका के सदर की जानिब से उसमें मुख्तलिफ रिएक्शंस देना, तो शायद ये वो ट्रेडिशनल वे में नहीं हो रहे या वो लीनियर फॉर्मेट में नहीं हो रहे मुज़ाकरात के 2 पार्टीज टेबल पे बैठे, लेकिन मुज़ाकरात जारी हैं। और सदर ट्रंप की जानिब से, और एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये बात बिल्कुल ठीक है, जब अब्बास इराक़ची साहब आए थे इस्लामाबाद तो उस वक्त तक ईरानी जानिब से कुछ ऐसा फाइनल डिसीजंस जो है वो नज़र नहीं आ रहे थे और शायद बातचीत आगे बढ़ना मुमकिन ना होती। और ज़ाहिर है इस मामले में जब सदर ट्रंप ने ये कहा कि इतना लंबा सफ़र करना मुमकिन नहीं है, फ़ोन पर बात कर लेते हैं, तो मेरा ख्याल है दैट वाज़ अ सेन डिसीजन, दैट वाज़ अ वाइज डिसीजन, क्योंकि बातचीत तो चल रही है, चाहे वो फ़ोन पे हो, चाहे वो टेबल पे बैठ के सामने हो, तो मुज़ाकरात जारी हैं। अनस, इस सारे मामले में ऑब्वियसली हमने एक स्टेज देखी, इसका जो स्टेज 1 था जिसमें इस्लामाबाद में दोनों साइड्स आमने सामने बैठी, बट नाउ दे डोंट सीम टू बी सिटिंग टुगेदर। और डोनाल्ड ट्रंप तो फ़ोन तक की ये बात कर रहे हैं कि बेशक फ़ोन के ऊपर इस मामले को रिजॉल्व करते हैं। आयजा ये कह रही हैं कि मुज़ाकरात जारी हैं, लेकिन क्या ये मुज़ाकरात अब डाउनग्रेडेड कहलाए जाएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया मंसूर साहब फॉर हैविंग मी ऑन द शो। मेरे ख्याल से मुज़ाकरात डाउनग्रेडेड नहीं कहलाए जाएंगे। मेरे ख्याल से दोनों साइड्स जो हैं, जितनी मेरा अंदाज़ा है, वो ये चाहती हैं कि जब वो टेबल पर बैठें तो तब उस वक्त टेबल पर बैठें जब तमाम तर तफीसा तलब मसाइल जो हैं वो हल हो चुके हों, और टेबल पर बैठकर उन्होंने सिर्फ नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन ही बात करनी है, ताकि एक डील की तरफ या डील की ड्राफ्ट को फाइनलाइज़ किया जाए। अगर उससे पहले वो बैठते हैं तो आलमी दुनिया की ख़बरें भी होती हैं, एक्सपेक्टेशन भी होती है और डोमेस्टिक ऑडियंस का प्रेशर भी काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इसलिए बिल्कुल मैं आयजा साहिबा की बात से जो है बिल्कुल इत्तेफाक करूँगा कि मुज़ाकरात का अमल इस वक्त भी, वो जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है, पाकिस्तान के थ्रू भी। और ईरान अब ये चाहता है, बज़ाहिर तो ये चाहता है कि वो अपने दोस्तों को और अकाबरीन को करीब लाए इस पूरे मुज़ाकरात के हिस्से में या सालसी के हिस्से में, ताकि उनके साथ भी या उनके ज़रिए भी कोई ना कोई ज़मानतें या गारंटीज़ दी जा सकें। यही वजह है कि
गुज़िश्ता कल हमने देखा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ या अपना हॉर्मुज़ के चक्कर में ओमान का दौरा किया ईरानी वज़ीर ख़ारजा सैयद अब्बास अराग़ची ने, और आज इस वक्त जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो वो रूसी सदर पुतिन से मुलाकात कर रहे हैं। उनके साथ मुलाकात की तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग है। मुलाकात की तस्वीर में जबकि इंटरनेशनल मीडिया कहता है कि ईरान नहीं चाहता कि न्यूक्लियर के मामले के ऊपर कोई बातचीत हो, और उसके साथ साथ ईरान की जो नीम सरकारी न्यूज़ एजेंसी है तस्नीम न्यूज़ एजेंसी, वो भी यही बात रिपीट करती है। लेकिन उसके साथ हम देखते हैं कि आज जो मुलाकात की तस्वीर रिलीज़ हुई है उसमें टोटल 4 लोग हैं। एक तो वो ट्रांसलेटर और इंटरप्रेटर हैं जो सैयद अब्बास अराग़ची के साथ हैं, और एक काजिम जलाली हैं जो कि ईरान के रूस में सफ़ीर हैं, और जो चौथे फिगर हैं जो कि नोट टेकिंग में नज़र आते हैं वो मजीद तख्त रवांची हैं जो कि हेड ऑफ़ न्यूक्लियर नेगोशिएशंस हैं। तो अगर तो ईरान न्यूक्लियर के मामले के ऊपर बातचीत नहीं करना चाहता तो वो न्यूक्लियर नेगोशिएशंस के सरबराह को इस इतनी इंपॉर्टेंट इतना इंतहाई अहम मीटिंग के अंदर क्यों बिठाएगा? ठीक मंसूर साहब, तो यानी ये ईरान की जानिब से एक पॉजिटिव सिग्नल भी इस सारे मामले में नज़र आ रहा है। लेकिन आयशा साहबा, हम लोग इस वक्त जारी बात है, एक हमने नज़र जो है वो एक आंख ऑयल मार्केट्स के ऊपर भी हमने रखनी है, और ऑयल हमने देखा है कि पिछले 1 हफ्ते से 10 दिन के अंदर जो है दोबारा अपनी पीक की जानिब जाना शुरू हो गया है। मार्केट्स के अंदर जिटर्स जो है वो मौजूद हैं। क्या अब हम ये कह सकते हैं कि अब ये मजीद स्लो प्रोसेस होगा? वी शुड नॉट एक्सपेक्ट अ ब्रेक थ्रू वेरी सून। ये एक बड़ा लेंथी और एक फ्रस्ट्रेटिंग प्रोसेस हो सकता है। देखिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है ये प्रोसेस शायद जितना लग रहा है कि स्लो होगा उससे तेज़ हो। अच्छा। सदर ट्रम्प की जानिब से, अमेरिका की जानिब से, जैसे कि रिपोर्टेडली कहा गया है कि उन्होंने जो ईरान की रीसेंट ऑफर है उसके ऊपर कोई पॉजिटिव साइंस नहीं दिए, लेकिन आज की मीटिंग के बाद जब सदर ट्रम्प की हो जाएगी अपनी सिक्योरिटी कैबिनेट से तो पता लगेगा। लेकिन शायद ये फास्ट हो, क्योंकि तेल की बढ़ती हुई कीमतों का प्रेशर सिर्फ अमेरिका या सिर्फ ईरान पे नहीं है, ये पूरे खित्ते का मसला बनता है, बल्कि पूरी दुनिया का मसला बन चुका है, और ये मईशतों को बहुत बुरी तरह मुतासर कर रहा है। तो ये सिर्फ ईरान और अमेरिका के ही हक में नहीं है कि इस मामले को हल किया जाए, ये पूरे रीजन, पूरी इसमें मैं तो ये भी कहूँगी कि चाइना और रशिया भी शायद उतने ही बड़े बेनिफैक्टर हों जितना अमेरिका और ईरान होगा अगर ये मामला हल होता है, स्पेशली स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के हवाले से अगर तेल की आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू होता है और तेल की कीमतें नीचे आती हैं। यहाँ पे जी बोलिए प्लीज। सॉरी, मैं यहाँ पे ये भी कहना चाहती हूँ कि बज़ाहिर ये नज़र आता है, बहुत से लोग ये कहते हैं कि पेट्रो डॉलर जो है वो उसकी जो हेजमनी ख़त्म हुई और दूसरी करेंसीज की तरफ लोगों ने जाना शुरू किया, और चाइना शायद इस पे बहुत खुश है। रशियन तेल को जो है मार्केट में आने का मौका मिला, लेकिन आप ये देखिए कि ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म हैं। चाइना का हमेशा से स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म रही है, और लॉन्ग टर्म में ये जंग जो है चाइना के हक में हरगिज़ नहीं है, और रशिया जहाँ एक तरफ यूक्रेन के मसले में उलझा हुआ है उसके लिए भी ये सूदमंद नहीं है कि वो मुख्तसर अरसे के लिए तेल बेचने के लिए इस जंग को जारी रखने की तरफ जाए। तो ये बहुत स्पीड में चलेंगे, लगता तो मुझे यही है। अनस, इस सारी चीज़ के बाद अगर हम लोग ग्राउंड रियलिटी की बात करें तो एक तीसरा बहरी बेड़ा भी अब मशरिक़ वस्ता में पार्क कर दिया है अमेरिका ने, और जो ट्रूप बिल्डअप है उसके अंदर ना कोई कमी हुई है, ना नेवल ब्लॉकेट के अंदर अभी तक कोई रिलैक्सेशन की गई है। तो अमेरिका की जानिब से कम मिलिटरीली इसका जो प्रेशर है वो ईरान पे वैसे का वैसे ही है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई है। इज दैट अ फैक्ट? बिल्कुल, मेरे ख्याल से सबसे बड़ा ये मिलिट्री बिल्डअप है पहली जंग अजीम के बाद, पहली वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका का मशरिक़ वस्ता के अंदर जो बिल्डअप है, मिलिट्री बिल्डअप है, सबसे ज़्यादा है। ये अफ़गान इन्वेजन के बाद और अफ़गान इन्वेजन से भी ज़्यादा है, और इराक़ में जब 2003 में वो जंग करे तो उससे भी ज़्यादा है। तो मेरे ख्याल से अमरीकी साइड जो है वो नेगोशिएशंस थ्रू स्ट्रेंथ की एक मनूवर जो है, जिसे कहते हैं कि जी ताकत के ज़रिए बातचीत का एक अमल जो है वो करना चाहते हैं, ताकि वो दिखा सकते हैं कि अगर बातचीत नहीं सक्सीड करती तो वो जंग के लिए दोबारा तैयार हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब दोबारा जंग की एपेटाइट दोनों तरफ हैं, क्योंकि दोनों साइडों को ये बात बहुत अच्छी तरह पता है कि वो जंग लड़ तो सकते हैं लेकिन जंग जीत नहीं सकते, चाहे ये ईरानी साइड हो या अमेरिकी साइड हो। ईरानी साइड को ये पता है कि अमेरिकन फायर पावर के सामने वो जीत नहीं सकते, और अमेरिकी साइड को ये पता है कि लॉजिस्टिक्स कॉन्स्ट्रेंट होने की वजह से, जियोग्राफिकल जो कॉम्प्लेक्शंस हैं उसकी वजह से, कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं उसकी वजह से
जो है वो ये जंग जीती नहीं जा सकती। इसीलिए इस सीज़ फायर का जो अमल था, पहले कहा जा रहा था 5 से 7 दिन तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, फिर कहा गया 3 से 5 दिन के लिए, और फिर कैथरीन लेविट जो व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी थी उन्होंने आके ये कहा कि ये गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए है जब तक सदर ट्रंप चाहें। जैसे आयशा साहिबा कह रही थी कि मेरी अंडरस्टैंडिंग भी उनकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ कि अगले 5 से 10 दिन, बहुत से बहुत अगले 20 दिन के अंदर हम कोई मेगा डील की तरफ ज़रूर जाएंगे जिसके गारंटर जो हैं या जामीन जो जामिन हैं वो डिफरेंट दूसरे ममालिक भी जो हो सकते हैं, क्योंकि अमरीकी साइड, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दोनों साइडों का फोकस ये है कि जब वो टेबल पर बैठें, आमने सामने बैठें, तो वो एक डील को इंक करने की तरफ उठें, ना कि पिछली बार की तरह कि किसी के साथ किसी के पास कोई टाइम स्टॉप वॉच हो या फिर टाइमर हो। पिछली बार जब बातचीत हो रही थी तो एक जुमला जो मुझे एक ईरानी साइट से बताया गया वो ये था कि अमरीकी साइड के पास द अमेरिकन्स हैड स्टॉप वॉच विद देम, अ टाइमर विद देम, एंड द ईरानियंस हैड अ कैलेंडर ऑन विद देम। तो दोनों साइडों का जो ये गैप है, एक साइड के पास दिन ही दिन है और एक साइड के पास स्टॉप वॉच है, मेरे ख्याल से उसको आयरन आउट करने के लिए अब तब तक दूसरे इन पर्सन नेगोशिएशंस नहीं होंगे जब तक कोई एग्रीमेंट की कोई शेप, कोई फॉर्म या कोई जो डाइवर्जेंस इश्यूज हैं उसको स्टिच करने के ऊपर जब तक काम नहीं होगा या स्टिच ना किए जा सकेंगे तब तक कोई दूसरा राउंड ऑफ नेगोशिएशन मुझे होता हुआ नजर नहीं आता। टाइम कंस्ट्रेंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो आयशा साहिबा, इसमें एक और बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट जो शुरू से एक तीसरा फरीक इस सारे मामले में रहा है वो है इजराइल। आप समझती हैं कि इजराइल की जानिब से जो पुश किया गया है डोनाल्ड ट्रंप को इस पूरी जंग के दौरान, क्या वो एफर्ट भी अब कम हो गई है, या डोनाल्ड ट्रंप ने डिसाइड किया है कि नहीं, हम वी विल नॉट बी डिक्टेटेड या वी विल नॉट बी मनूवर्ड, कि हमें इजराइल जो है वो इस जंग के अंदर खींचता रहे, हमने अपने इंटरेस्ट को भी सबसे पहले रखना है? देखिए, इजराइल की जानिब से इजराइल, ये डिसीजन डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। अगर ये डिसीजन लिया भी गया है, ये यकीनन नज़र आता है कि इजराइल की जो कोशिशें हैं वो भी इन दिनों ज़रा ठंडी हैं, उनके हमले भी कुछ थमे हुए नज़र आते हैं। इसका मतलब है कि इजराइल को भी किसी ना किसी तरह इस बात पे लाया जा रहा है कि वो ये उस खित्ते में जो ये एक एस्केलेशंस क्रिएट करता है, डिफरेंट माहौल ख़राब करने की कोशिश करता है, उसको इस बात से रोका जाए। लेकिन ये वजह इसकी इजराइल का या डोनाल्ड ट्रंप का फैसला नहीं है, वजह इसकी अमेरिका के अंदर मौजूद वो इंटरनल प्रेशर है जो कि बहुत तेजी से बढ़ रहा है। इजराइल के खिलाफ बहुत सेंटीमेंट बढ़ गया है। हालांकि इजरायली लॉबी बहुत पावरफुल है, लेकिन उसके बावजूद अभी हाल में जो सेनेट में वोट हुआ है इसराइल को अमेरिका की जानिब से हथियार देने के मामले पे, उसमें भी बड़ी तादाद में उसके अगेंस्ट वोट किया गया है, और रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी दोनों जानिब से आवाज़ें उठ रही हैं। और सदर ट्रंप के लिए ये इस वक्त बड़ा ज़रूरी है कि वो इस बयानिए को, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी की जानिब से आ रहा है कि ये जंग इजराइल की तरफ से हुई और अमेरिका को इजराइल ने इस जंग में धकेला, उसको निगेट करें, क्योंकि मिड टर्म इलेक्शंस करीब हैं और उसमें डेमोक्रेट्स के बयानिए को निगेट करना सदर ट्रंप के लिए बेहद ज़रूरी है। ये आपने इंटरनल पब्लिक प्रेशर की जो आयशा बात की, इस सारे मामले के अंदर ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर जो है वो एक अटैक वैसे फिजिकली तो नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली एक अटेम्प्ट ज़रूर थी। द शूटर वांटेड टू रीच दैट पॉइंट। अब आमतौर पे जब इस तरह की कोई चीज़ होती है तो जो भी शख्स होता है, जो विक्टिम होता है या जिसे टारगेट किया जाता है, उसके लिए एक सिंपैथी वेव ज़रूर डेवलप होती है। अब साथ ही साथ हम डोनाल्ड ट्रंप के ये भी देख रहे थे कि अप्रूवल रेटिंग्स जो हैं वो बहुत गिर रही थी। इस दौरान जब से वाकया हुआ है, क्या कोई नया सर्वे सामने आया है कि लोगों ने कोई सिंपथाइज किया हो या अप्रूवल रेटिंग्स ने कोई टर्न अराउंड किया हो डोनाल्ड ट्रंप के लिए? नहीं, अभी तक ऐसा तो कुछ सामने नहीं आया। और आप ये भी देखिए कि सदर ट्रंप ने भी इसको बहुत ज़्यादा अपने पॉलिटिकल लेने की बजाय, लोगों की हमदर्दियां लेने की बजाय, इसको टर्न अराउंड किया एक फ्रीडम ऑफ स्पीच की जानिब, कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच पे जाएगा, क्योंकि मीडिया में इस वक्त बहुत इनके खिलाफ है बयानियां, और वो शायद इस वक्त उन्होंने इसको टर्न अराउंड किया कि ये मीडिया जो है वो शायद उनके हक में कुछ बात करना शुरू कर दे। लेकिन सदर ट्रंप बीइंग सदर ट्रंप, उन्होंने कल जो 60 मिनट को इंटरव्यू दिया उसके अंदर भी उन्होंने देखा कि उन्होंने कैसे, आपने देखा होगा कि उन्होंने कैसे अटैक किए सवाल करने वाली रिपोर्टर पे। तो ही इज फाइटिंग ऑन सो मेनी फ्रंट्स राइट नाउ। उनके ऊपर डेमोक्रेट्स का प्रेशर है, उनके ऊपर उनकी अपनी पार्टी का प्रेशर है, उनके ऊपर मीडिया का बहुत प्रेशर है, और जाहिर है ये जंग जो है इट्सेल्फ आलमी सतह पे एक बहुत बड़ा प्रेशर है। तो आई थिंक वी शुड कट हिम सम स्लैक। और जो ये अटैक हुआ है इसके बारे में, जैसे यहाँ पे बहुत ज़्यादा थ्योरीज पेश की जा रही हैं, कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज, कि शायद ये स्टेज था। आई मीन
nobody knows, लेकिन ऐसा कुछ बयानिया सामने नहीं आया कि जहाँ पे उनकी पोल्स में कोई उनकी जानिब हमदर्दी में लोगों की इजाफा हुआ। जो उनके फॉलोअर्स हैं, देखिए वो एक कल्ट फॉलोइंग है, जो उनको फॉलो करते हैं वो करते रहेंगे, लेकिन उनकी तादाद बहुत हद तक कम हुई है। क्वार्टर ऑफ अमेरिकन मे बी आर फॉलोइंग हिम at the moment, लेकिन more than 60% are still where they stand जब से ये वॉर शुरू हुई है कि वो अगेंस्ट हैं इस सारे मामले के। अच्छा, कल्ट फॉलोइंग अमेरिका में भी है, ये मुझे आज पता लगा। हम समझते थे ये शायद सिर्फ हमारे मुल्क में ही होती है। अनस, ये बताइएगा, जब इंटरनल प्रेशर्स की बात हो रही है तो अमेरिकन के हवाले से तो बात होगी, ईरानी जो वहाँ पे हुक्मरान हैं उनके बारे में डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से ये बयानिया बार बार बिल्ड किया जा रहा है कि जनाब वहाँ पे तफरीक बहुत है और एक साइड दूसरे की बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। ही इज़ बीन ट्राइंग टू बिल्ड दिस नैरेटिव के शायद इसीलिए डिसीजन मेकिंग पावर की कमी है ईरान के अंदर। क्या इनसाइड न्यूज़ है आपके पास, इस सिलसिले में क्या खबर है? बिफोर आई आंसर योर क्वेश्चन, आई थिंक एक छोटा सा मैं एडिशन करूं। सिर्फ कल्ट फॉलोइंग सिर्फ हमारे यहाँ नहीं, बल्कि मेरे ख्याल से ये प्रॉब्लम बराबर से आपके बॉर्डर से 2014 से पहले शुरू हुई थी, कल्ट फॉलोइंग की पाकिस्तान के ईस्टर्न नेबर्स से। लेकिन दैट बीइंग सेड, मेरे ख्याल से जो बात प्रेसिडेंट ट्रंप कह रहे हैं कि एक वाइडर डिस्कनेक्ट है, तो वो तो हमें नज़र आता है कि एक साइड कुछ बात करती है, दूसरी साइड कुछ बात करती है। और लेकिन जो ईरानी सिस्टम एट लार्ज है, मंसूर साहब, ये बात हमें समझने की ज़रूरत है कि 47 साल या 49 साल एक मुल्क ने अपने एक जो पैरेलल सिस्टम खड़ा किया, उसने सिर्फ एक ताकत के खिलाफ खड़ा किया, वो अमेरिका थी। सेंट्रलाइज भी वो स्ट्रक्चर था और डिसेंट्रलाइज स्ट्रक्चर भी था। वो कंट्रोल फ्रॉम द सुप्रीम लीडर्स ऑफिस होता था, और अगर सुप्रीम लीडर की एब्सेंस थी तो जो लोकल कमांडर्स थे, लोकल ब्रिगेड कमांडर्स थे, वो अपने में उनके पास वो डिसीजन टेकिंग एबिलिटी थी कि दे कुड टेक एंड एग्जीक्यूट एक्शंस। तो जो 47 साल में एक पूरी इंडोक्ट्रिनेशन हुई है ईरानी साइड की, या एक नफ़रत जिस तरह से डेवलप हुई है अमेरिका को लेके, उस माइंडसेट को मेरे ख्याल से 21 घंटे की नेगोशिएशंस या 12-13 मार्च से चलता हुआ सिलसिला आज 1.5 महीना के करीब हो चुका है। तो 45 दिन की 47 साल की एनिमोसिटी को या 47 साल की नफरत को आप 45 दिन की बातचीत में ख़त्म नहीं कर सकते हैं, और उसके लिए उसमें वक्त लगेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं जो फ्रिक्शन और फ्रैक्शंस में जो दोनों फ्रिक्शन भी नज़र आती है और जो फ्रैक्शन वाइज हमें डिस्प्यूट्स भी नज़र आते हैं, इसीलिए नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ जो बड़ी वाज़ेह है कि ईरानियन लीडरशिप, चाहे वो एक साइड की हो कि दूसरी साइड की हो, चाहे उनका ताल्लुक सिपा से हो कि पासदारान से हो कि ख़ातमुल अंबियान से हो कि जो उनकी फ़ोर्स है या डिफरेंट फोर्सेस से हो, मेरे ख्याल से सब में एपेटाइट फॉर वॉर जो है वो नहीं है। डोमेस्टिक पॉस्चरिंग अपनी जगह है, लेकिन जब वो नेगोशिएटिंग टेबल पर बैठ रहे हैं तो एक सीरियसनेस दिखाई जा रही है। यही वजह है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने जब कैंसिल की वो स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर का दौरा, और ये कहा कि जी 18 घंटे की फ़्लाइट नहीं लेना चाहते, जो कि मेरे ख्याल से एक मज़ाक़ खेज़ बात थी या एक कवर था ना भेजने का। लेकिन उनके ही अल्फाज थे कि जी पहले उन्होंने जब कैंसिल किए तो एक ड्राफ्ट दिया गया, और कैंसिल करने के बाद 10 मिनट बाद दूसरा ड्राफ्ट दिया गया, जो कि पहले से बेहतर था। तो ये सीरियसनेस दोनों तरफ दिखाता है, और मेरे ख्याल से अगले ऐसे सेट के मुझे 20 दिन के अंदर लगभग जिस पेस के ऊपर ये चीज़ें चल रही हैं, 20 दिन से के अंदर ही ये मामला सेटल होते हुए नजर आता है। बहुत शुक्रिया अनस मालिक, आयजा इरफान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, दोनों की गुफ्तगू आपने सुनी। न्यूयॉर्क और इस्लामाबाद में क्या कुछ चल रहा है ये आपने जाना। यहाँ तो सेटलमेंट हो रही हैं, बताया जा रहा है कि हो सकता है 20 दिन के अंदर जो है कोई बड़ा ब्रेक थ्रू भी हो जाए, लेकिन पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे के ऊपर क्या कोई सेटलमेंट्स होंगी या नहीं, जाहिर बात है ये एक ऐसा सवाल है जो पिछले कम से कम 2-2.5 साल से लोगों के ज़हनों में चल रहा है। कुछ पाकिस्तानी सियासत पर भी बात करते हैं ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लाहौर के सियासी उफक पर एक बार फिर एहतजाजी सियासत के बादल मंडला रहे हैं, जो किसी बड़े तूफान का पेश खैमा साबित हो सकते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला सुहेल आफरीदी रवां हफ्ते के अख्ताम पर लाहौर पहुंच रहे हैं, लेकिन इस दौरे से ज़्यादा अहमियत उस सियासी चैलेंज की है जिसकी बुनियाद गुज़िश्ता हफ्ते इसी स्टूडियो में रखी गई थी, जहां मामला महज बयानबाजी तक महदूद नहीं रहा था, बल्कि बात तहरीरी ज़मानतों और इस्तीफ़ों तक जा पहुंची थी। आपको याद होगा कि हमारे गुज़िश्ता हफ्ते के प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफ़ा रहमान और मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा शफी जान के दरमियान लाहौर में जलसे के हवाले से एक ज़बानी मुआहदा तय पाया था। जब शफी जान ने 1 मई को वज़ीर आला सुहेल आफरीदी के लाहौर आने की खबर देते हुए जलसे के इनेकाद की बात की, तो वफाकी वज़ीर हुज़ैफ़ा रहमान ने शराइत पेश की कि अगर बैरिस्टर गौहर, महमूद खान अचकज़ई और सुहेल आफरीदी तहरीरी तौर पर अमन अमान की जमानत दें तो वो खुद NOC दिलवाने की जिम्मेदारी उठाएंगे।
से हुज़ैफा साहब यहाँ पे मौजूद हैं, मैं इनसे रिक्वेस्ट भी करता हूँ कि आप एनओसी ग्रांट करें, फिर आप देख लेंगे कि पिंडी में क्या मकबूलियत है, लाहौर में क्या मकबूलियत ठीक है हुज़ैफा साहब, आपकी पंजाब की हुकूमत ये राइट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने के लिए अब तैयार है? वजीर आला, चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और अपोजिशन लीडर हमें लिखकर दे दें कि ये जलसा होगा, पुरअमन होगा, अगर कोई चीज हुई तो हम जिम्मेदार होंगे। बिल्कुल लिखने को तैयार है मंसूर साहब। वो कह रहे हैं जी बिल्कुल लिखने के लिए तैयार है। जो अपोजिशन लीडर है, एक चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सोहेल अफरीदी, दो तीन हो गए, लिखकर दे दें कि ये पुरअमन जलसा करेंगे, अगर वहाँ कुछ भी हो तो लोग जिम्मेदार होंगे। आपकी ये दोनों तीनों जिम्मेदार पोजीशन पर बैठे हुए हजरात बयान हल्फी देंगे, उन्होंने डन कर दिया सर। हम देते हैं परमिशन। मंसूर साहब, मैं आपके नंबर पे और आपके प्रोड्यूसर को भेज दूंगा कि ये इस तरह का बयान हल्फी दे। अगर इन्होंने अगले 2-3 दिन में ना दिया, फिर तो आप जो है एक प्रोग्राम फिर तो आप हाथ बचाने पोगे ना। मैं खैर वीडियो भी बना लूंगा, जब वो साइन करेंगे मैं इनसे साइन करवा के मंसूर साहब आपके हवाले कर दूंगा। एनओसी देना फिर हुज़ैफा साहब का काम है, अगर ये हमें एनओसी नहीं देंगे तो यही जिम्मेदार हो। हुज़ैफा साहब, अगर ये सारा कुछ करने के बाद भी ये सब कुछ ना हुआ, आप इस हुकूमत से रिजाइन करेंगे? मैं आपको जिम्मेदारी से कहता हूं कि ये अंडरटेकिंग देंगे कि जो भी सर, उसके बावजूद आपकी हुकूमत अगर इजाजत ना दे, आपने जो शराइत रखी है, आपकी हुकूमत अगर आपकी हुकूमत इन 3 एफिडेविट्स के बाद भी नहीं देती, यू विल लीव दिस गवर्नमेंट। मैं स्टेप डाउन कर दूंगा। और नाज़रीन, अब इस मामले का फैसला कुल मरहला आ चुका है। वज़ीर मुमलिकत हुज़ैफा रहमान ने वादा किया था कि वो 1 घंटे के अंदर जमानती ड्राफ्ट फराहम कर देंगे, जबकि शफी जान ने इस पर दस्तखत कराने की मुकम्मल यकीन दहानी कराई थी। अब सवाल यह है कि क्या वो ड्राफ्ट तहरीक इंसाफ तक पहुंचा? क्या पीटीआई की आला क़यादत ने हुकूमत की तमाम शराइत तस्लीम करते हुए इस पर दस्तखत कर दिए हैं? और सबसे अहम बात, क्या आज हुज़ैफा रहमान अपने वादे के मुताबिक एनओसी की खुशखबरी सुनाएंगे या फिर उनका इस्तीफा मेज़ पर होगा? क्या दोनों मेहमान आज भी अपने अपने दावों और वादों पर कायम हैं या फिर एक हफ्ते बाद सियासी मसलतों ने रुख बदल लिया? इस अहम इशू पर बात करेंगे। दोनों इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से हुज़ैफा रहमान साहब और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से मामले खुसूसी शफीउल्लाह जान साहब, दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले हुज़ैफा रहमान साहब, आपके हवाले से आपको क्या ड्राफ्ट मिला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, और क्या अब आप उन्हें एनओसी दिलवा रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया खान साहब, हमने आपका इंट्रो भी और जो हमने कहा वो है ना कि आदमी जो कहते हैं, आदमी जो करता है जिंदगी भर वो सदाएं पीछा करती हैं जी। हमारी सदाएं भी आपने हमें सुनवाई, तो मैं तवक्को करूंगा कि मुझे आप 1-2 मिनट की पेशेंट ऑडियंस देंगे ताकि मैं आपके सामने तमाम हकायक रख सकूं जी। एक तो बिल्कुल मैं अपनी बात पर बिल्कुल कायम हूं, मैंने आपके प्रोग्राम में सारी बातें की, आपने बगैर किसी एडिटिंग के, बगैर कोई जोड़ तोड़ किए बिल्कुल मनोन वो चीजें चलाई हैं। सिर्फ मैं एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन ये बात अर्ज करूं क्योंकि सबसे अहम चीज मेरी क्रेडिबिलिटी है, और मैंने अगर एक बात की थी तो मुझे अपने अल्फाज को ऑन करवाना था। मैंने रात को 12 बजे आपके जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं अब्दुल रहमान साहब ने कॉल की और मैंने उन्हें कहा कि शफीउल्लाह जान साहब ने कोई राब्ता कायम किया है कि उन्हें कोई ड्राफ्ट रिक्वायर्ड है, क्योंकि मैंने कहा इसमें चूंकि प्रोग्राम में तो हमने बात कर दी थी, लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बयान हल्फी होता है वो पूरे मुल्क के अंदर एक ही है। 300 रुपए का स्टाम्प पे निकलता है और उसकी एक तहरीर मौजूद होती है, सिर्फ वल्दियत और नाम चेंज हो जाता है, या जिस चीज की आप गारंटी दे रहे होते हैं वो 2 लाइनें ऐड हो जाती हैं। तो मैंने कहा ऐसे तो ड्राफ्ट की जरूरत नहीं है, लेकिन चूंकि अगर उन्हें फिर भी चाहिए तो मैं लिख के भी भेज सकता हूं। उन्होंने कहा मुझसे अभी तक राब्ता नहीं किया, अगर करेंगे मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, वो बात उनकी इसलिए पीछे चली गई अब्दुल रहमान साहब की कि अगले दिन शफीउल्लाह जान साहब यानी बुध वाले दिन मैं और शफीउल्लाह जान साहब फरिया इदरीस साहब के प्रोग्राम में मौजूद थे। फरिया इदरीस साहब के प्रोग्राम को अगर आप देख लें, आपका प्रोड्यूसर आपको दिखा दे, उस प्रोग्राम में इन्होंने खुद ही किस्सा छेड़ दिया। इन्होंने कहा जी हुज़ैफा साहब ने बात की है। मैंने कहा जी आप फिर कल मुकर ना जाइएगा, अगर आपको ड्राफ्ट चाहिए तो मैं दोबारा भिजवा सकता हूं, लेकिन बयान हल्फी का ड्राफ्ट एक ही होता है कि मैं मुसम्मी फलां ये इकरार करता हूं, ये लिख देता हूं कि फलां काम की मैं इजाजत मांग रहा हूं, और अगर ये काम नहीं होगा तो इसका जो बार है मेरे ऊपर होगा। अगर कोई जुर्म होता है, कोई कत्ल होता है या जलसे में कोई बदअमनी होती है, मैंने कहा ये तीनों आपने करके देने हैं। शफीउल्लाह जान साहब उसमें भी कोई कंक्रीट बात नहीं कर सके, आज भी टाइम मौजूद है। वैसे शफीउल्लाह जान साहब ने जो मैंने आज फाइल निकलवाई है, मुझे पता था कि आज आप प्रोग्राम कर रहे हैं, मैंने लाहौर में कमिश्नर और डीसी ऑफिस से फाइल निकलवाई। इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इजाजतनामे की एक दरखास्त दी है, वो दरखास्त भी ऐसी गैर मुबहम सी है, उसमें बयान हल्फी तो दूर की बात है कि ये 3 अशखास बयान हल्फी क्या लगाएंगे। बैरिस्टर गौहर और आप जो है वो अपोजिशन लीडर को तो एक साइड पे रख दें, महमूद अचकज़ई को, इन्होंने वजीर आला के बिहाफ पे भी कोई अंडरटेकिंग उसके अंदर वैसे नहीं लगाई, जो कि वैसे जो एनओसी का इस वक्त फॉर्मेट चल रहा है एक अंडरटेकिंग लगाना जरूरी होती है, वो भी मैं पूछ लूं, मैं इजाजत दीजिएगा। ये सारे हकाइक हैं और मेरी गुजारिश सुन ले सिर्फ, अगर इन हकाइक के हवाले से 19-20 भी गलत हो जाए तो जो आप सजा तजवीज करेंगे मैं लेने को तैयार हूं, लेकिन अगर मेरी बात दुरुस्त हो तो फिर आपने
बतौर ज्यूरी फैसला दे के उठना है। ठीक है शफी जान साहब, ये तो तय हुआ था कि आप लोगों की जानिब से बयान हल्फी दिया जाएगा और आप लोग राब्ता करेंगे हुज़ैफा रहमान साहब से, तो आखिर क्या वजह है अभी तक वो बयान हल्फी क्यों नहीं दिया गया? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया, आपने पिछले प्रोग्राम का क्लिप्स वगैरह भी चला दी हैं और जो गुफ्तगू हुई थी उस तरह ही चलाई गई है। मैं अभी भी अपने बयान पे कायम हूँ। मंसूर साहब, अगर आप उस शो को देखें तो हुज़ैफा रहमान साहब ने कहा था जैसे ही शो खत्म होता है तो बयान हल्फी आपको वो भेज देते हैं और आपकी टीम ने मुझे भेजना था। नो, अभी तक हुज़ैफा रहमान साहब ने जो है जो बयान हल्फी इनको चाहिए उसका ड्राफ्ट जो है वो आपको आपकी टीम को नहीं भेजा। सर आप दोनों के पास एक दूसरे के नंबर नहीं है कि मतलब जो हमें आप लोग बीच में लेकर, हम लोग जर्नलिस्ट हैं भाई, हमारा ये काम नहीं है। आप तो खुद ही आपस में कम्युनिकेट कर लो। अब सुन लेना, अब सुन लें, जो क्लिप आपने चलाई है और जो गुफ्तगू हमारे पिछले प्रोग्राम में हुई थी उसमें यह तय हुआ था कि ड्राफ्ट जो होगा वो हुज़ैफा रहमान साहब इसलिए भेजेंगे, ऐसा ना हो कि हम किसी भी ड्राफ्ट पे साइन ले लें अपनी लीडरशिप से। 3 अफराद इन्होंने याद किए हैं, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब से, गौहर साहब से और अचकज़ई साहब से। फिर ऐसा ना हो कि उस ड्राफ्ट के बारे में हुज़ैफा साहब का और इनकी हुकूमत का कोई एतबार नहीं है, क्योंकि ये जो कहते हैं शाम को उससे मुकर जाते हैं या जिस चीज से ये मुकर जाते हैं फिर अगले दिन उसकी तस्दीक कर देते हैं। तो बेहतर यही होगा कि ड्राफ्ट की कॉपी हुज़ैफा साहब आपकी टीम को भेज दे या मेरे नंबर पे डायरेक्टली भेज दे, मैं साइन करवा के कल परसों इनको वापस कर दूंगा। फिर एनओसी लेना इनका काम है। तो आपका अभी तक आपका मुद्दा ये है कि इन्होंने ड्राफ्ट नहीं भेजा, उनका मुद्दा ये है कि उनको बयान हल्फी नहीं मिला। हुज़ैफा साहब दें ड्राफ्ट ने खत्म करे सर इस चीज को, अहम लटकाया। सुन लें, यही बात एक तो आपको और आपकी टीम को मैं इस मामले से इसलिए निकाल रहा हूं कि अगर आपको और आपकी टीम के आखिरी शो के बाद आज हमारी मुलाकात हो रही थी तो बार वाकई आपकी टीम पर आ जाता। बेसिकली इनकी और हमारी मुलाकात अगले दिन फरिया इदरीस साहिबा के प्रोग्राम में हुई और उसमें भी इन्होंने यही बात नहीं हुई थी, आप ज़ूम पे थे, मैं भी ज़ूम पे था। अब मुझे मुकम्मल तो कर ले, वही नहीं मुलाकात नहीं हुए थे, वही ऑडियो सर भाई, ये जूम के जरिए मुलाकात ही होती है जी। इसको 80% मुलाकात तो आप तस्वीर कर लें। अच्छा नहीं, फिजिकल मुलाकात मैं डेरा गाजी खान में था, ही वाज आई थिंक समवेयर एल्स, मैं पेशावर में था। ये कि उसमें मैंने इन्हें बताया कि चूंकि शफी मेरा भाई है, ये वकील नहीं है, कि भाई जो बयान हल्फी होता है उसका कोई ड्राफ्ट उस तरीके से नहीं होता, वो लिखा चीज होती है। नहीं वो हुज़ैफा साहब उनका एक मिनट, हुज़ैफा साहब उनका मुद्दा ये है कि हम ये नहीं चाहते कि कल को आप ये कि भजन इसमें ये लाइन नहीं लिखी थी, वो नहीं लिखी थी। भाई मैं आज तो सुन ले, सूरज मशरिक से तलू होता है, मगरिब पे गरूब होता है, जो है बेसिकली पाकिस्तान 1947 में बना यूनिवर्सल ट्रूथ्स है। बयान हल्फी की वो एक इन जनरल है, एक बयान बनता है। हुज़ैफा साहब देने वाला बंदा जो है, हुज़ैफा साहब आप उसके ऊपर आएगा, हुज़ैफा साहब देने वाला बंदा अगली बात सुन ले। सर आप 5 लाइनें लिख के दे देना, आपको जिस चीज पे दस्तखत चाहिए वो आप 5 लाइनें लिख के दे दें। सुन ले सर, हाँ, महमूद अचकज़ई साहब और बैरिस्टर गौहर साहब इस किस्म का बयान हल्फी इनके लिए देने को तैयार नहीं है, आप उन्हें लाइन पे ले लें। सर आप छोड़ देना, इनकी हेडेक है, वो अगर नहीं दे सकेंगे एक्सपोज हो जाएंगे। अच्छी बात होने दें एक्सपोज, आप दें, आप करें ना बयान हल्फी। तो मंसूर साहब बयान हल्फी की तो तहरीर एक जैसी होती है, सरकार सर एक मिनट सर, वो एक बयान हल्फी सर यहाँ पे कोर्ट में भी दिया गया था ना कि बड़े मियाँ साहब आ जाएंगे, नहीं आए ना, तो इसलिए बेहतर है कि ड्राफ्ट खुद ही बना लें, बेहतर है ताकि कल को कोई प्रॉब्लम ना हो। वो भी बयान सर वो छोड़ देना, मैं उसमें नहीं जा रहा हुज़ैफा भाई, मैं उसमें जा ही नहीं, हुज़ैफा भाई मैं जा ही नहीं रहा ना। जब मियाँ साहब आए 2 साल बाद तो अदालत ने मियाँ साहब की डिले आने की जो रीजन थी उसको एडमिट किया, तभी मियां साहब की बेल एक्सटेंड हुई, फिर मियां साहब बाद में बरी हुए। अब सवाल ये है कि सर आप 4 लाइनें लिख के दे दें ताकि कल को कोई प्रॉब्लम भी ना हो ना, अब इसमें क्या मसला है? कल को ये 4 लाइनें अगर आप इतने बाजिद हैं, जो हमारा जो एक फॉर्मेट बना हुआ है पूरे पाकिस्तान में जो हम लॉयर्स यूज करते हैं, वो मैं अभी मंसूर साहब आपके नंबर पे व्हाट्सएप कर देता हूं। सर मुझे व्हाट्सएप कर देता हूं। आपके पास वैसे शफी जान साहब का नंबर है, कभी आपने वैसे मेरे ख्याल से नहीं है, हम दोनों का आपस में तो मैं हम भेज देते हैं आपको, खुद ही राब्ते कर लें आपस में यार, उसमें से कौन सी बात है, खुद ही कर लेंगे, इतना बड़ा मसला बना दिया। शफी जान साहब आज आपने एक ट्वीट भी की, मैं आपकी ट्वीट देख रहा था, लोड शेडिंग के मामले में आपने हुकूमत को जो है जिम्मेदार ठहरा दिया। हुकूमत सर वो कहती है जनाब पूरी दुनिया के अंदर तेल का मसला आया हुआ है, तेल महंगा हुआ है जिसकी वजह से हमें सब कुछ करना पड़ा। आप लोग तो खुद बैठ के जो है वो सादगी का दर्स दे रहे हैं, चीज़ों को वर्क फ्रॉम होम करवा रहे हैं, तो आपको तो पता है ये प्रॉब्लम है, फिर भी आप तनकीद कर रहे हैं हुकूमत पे। मंसूर साहब ये वाहिद हुकूमत है और ये इनके वज़रा जो हैं वो इस हुकूमत के वफाकी जो वज़रा है उन्होंने खुद हाथ खड़े कर दिए। वो ये कहते हैं कि चीज़ें हमारी कंट्रोल में नहीं है। आपको याद होगा कि जब ये हुकूमत को लाया गया था, इनको जब भर्ती किया गया था
तो ये कह रहे थे कि हमारे पास बड़ी तजुर्बेकार टीम है, हम इकोनॉमिक रिफॉर्म्स करेंगे, हम पाकिस्तान को तरक्की की राह पे डालेंगे, इस मुल्क के साथ ये हुआ, हम ये करेंगे। लेकिन आपने देख लिया इनकी परफॉर्मेंस कि ये वो तजुर्बेकार टीम थी जिनको 150 का पेट्रोल जो था वो महंगा लग रहा था, और 420 का पेट्रोल या 520 का डीजल जो है वो इनको सस्ता लग रहा है। फिर आटा, दाल, चीनी की उस टाइम की जो कीमती थी वो महंगी थी, अभी जो कीमती है वो सस्ती है। फिर आपको ये भी याद होगा कि बिलावल भुट्टो ने जिस रात को बरूरी साजिश के तहत इमरान खान साहब को घर भेजा गया तो खड़े होकर कहा था कि वेलकम बैक टू पुराना पाकिस्तान। तो पुराना पाकिस्तान ये है कि जहां पे 150 का पेट्रोल 520 का मिलता है, जहां पे 22 घंटे की लोड शेडिंग होती है, फिर जहां पे इस्लामाबाद जैसे जो कैपिटल है वहां पे जो शेडिंग शुरू हो चुकी है। हुज़ैफा साहब यहाँ बैठे हैं, इनके अक्सर शो मेरे साथ होते हैं, जबकि डीजी खान में शो होते होते ही बिजली चली जाती है, 7 बजे मार्केटें बंद हो जाती है, 8 बजे लाइट बंद हो जाती है, 10 बजे शादी हाल बंद हो जाते हैं, मुल्क वैसे ही बंद है। ये सालसी का रोल प्ले कर रहे हैं, सालसी के रोल के लिए पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंद किया हुआ है। तो बात बड़ी वाज़ेह है कि ये वो वाहिद टीम है जो तजुर्बेकार टीम भी थी जिसने पाकिस्तान का पट्टा बैठा दिया। शफी साहब एक बात बताएं, ये अभी आपने थोड़ी देर पहले कहा कि जनाब इस्लामाबाद बंद कर देते हैं। सर यहाँ पे तो ज़ाहिर बात है मुज़ाकरात भी तो हो रहे थे ना, आप ना करते? अगर आपको मौका मिलता, आप ये सिक्योरिटी के लिए ना करते? मेरा ताल्लुक मंसूर साहब, मेरा ताल्लुक जो है वो कोहाट से है। ठीक है सर। मैं कोहाट से जो है वो सी पैक के थ्रू जो हकला मोटरवे है उसके जरिए में इस्लामाबाद आता हूँ। ठीक है जी। अब कोहाट का फासला जो है जहाँ पे हम सी पैक पे चढ़ते हैं वहां से लेके इस्लामाबाद का जो इंटरचेंज है कोई 80 किलोमीटर दूर है। ठीक है जी। अब सी पैक मोटरवे बंद करना कौन सी अकल ये बात मानती है? मुज़ाकरात तो वहां कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू पे हो रही है या किसी निजी होटल में साथ हो रही है। अब फिर पूरे इस्लामाबाद को बंद कर देना, लोगों को तकलीफ देना, फिर जब सी पैक बंद होता है तो ये जो जीटी रोड है वो इस्तेमाल होता है। वहां पे एक हादसा हुआ सी पैक बंद होने की वजह से और मेरे एक कारकुन जो है वहां पे शहीद हुआ। फिर इस किस्म के जो मुश्किलात आम आवाम को पेश आती है तो हुकूमत को इस बात पर सोचना चाहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, बिल्कुल प्ले करें सालसी रोल, पाकिस्तान का इमेज बेहतर होगा। मुज़ाकरात कामयाब नहीं हुए लेकिन पाकिस्तान ने अपना रोल प्ले किया, लेकिन आम पाकिस्तानियों के लिए भी जहमत ना बने। मुज़ाकरात जो हैं वो एक कोने में हो रहे हैं, उसके एक डेडिकेटेड एरिया है। ये तो नहीं है कि आप उस एरिया के राउंड अबाउट 500 किलोमीटर एरिया को बंद कर दें। कितना बंद करना चाहिए वैसे? जो भी सिक्योरिटी के जो इश्यूज हैं उसके लिहाज से मैं तो कोई उसका एक्सपर्ट नहीं हूं, लेकिन इस तरह भी नहीं है कि आप उससे 400-500 किलोमीटर दूर का एरिया बंद कर दें। ठीक है हुज़ैफा साहब, ये गलत प्लानिंग के सर इल्जाम हैं आप लोगों के ऊपर। लोड शेडिंग के हवाले से लोग बहुत तंग आए हुए हैं, बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हैं, खासतौर पे लाहौर के हवाले से। चूंकि मैं खुद लाहौर से ही प्रोग्राम इसमें कर रहा हूँ, लाहौर के में तो ये कहा जा रहा है लेस्को की जानिब से कि शुक्र है कि यहाँ पे सोलर लोगों ने लगाए हुए थे और उनको बिजली वहाँ से मुहैया हो रही है, वरना तो इतना बड़ा शॉर्टफॉल था, आपसे संभाला भी नहीं जाना था। जी खान साहब, बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। ये बात बिल्कुल सामने आई है कि जिन सोलर कनेक्शंस की वजह से नेशनल ग्रिड में 6 से 7 हज़ार मेगावाट बिजली जा रही है और अभी 4 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल है, वरना ये ज़ाहिर है 10-11 हज़ार मेगावाट का शॉर्टफॉल होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं आपकी इस बात से भी सहमत हूँ कि ज़ाहिर है सोलर पॉलिसी के हवाले से जो ज़ाहिर पावर डिवीजन के अंदर एक नुक्ता नज़र था, उससे अगर हुकूमत ने डिसएग्री किया तो जो 25 किलोवाट से कम के कनेक्शंस थे उस पर नेपरा में रिव्यू में चले गए हैं कि ना उसका जो है वो लाइसेंस होगा और ना ही उस पे ऊपर टैक्स होगा, खासतौर पर जो घरेलू कनेक्शंस हैं। तो इस हवाले से ज़ाहिर है कुछ चीज़ें हैं जो कि इस पे तवील बात की जा सकती है कि 2026 की सोलर पॉलिसी, उस पर भी हमें तनकीद का सामना करना पड़ा कि आप कम से कम घरेलू सार्फिन को नेट मीटरिंग में ही रहने देते और ये जो कमर्शियल और इंडस्ट्रियल हैं इन्हें बेशक नेट बिलिंग और जिसको हम ग्रास मीटरिंग कहते हैं उस पर ले जाते। तो ये सारी बातें आपकी बड़ी लॉजिकल हैं और मैं समझता हूँ कि इसमें कहीं ना कहीं मैनेजमेंट का फुकदान भी है। लेकिन तो मैनेजमेंट किसके पास है हुज़ैफा साहब? मैनेजमेंट किसके पास है? आप तो इस तरह कह रहे हैं जैसे बिजली के वजीर जो है वो शायद मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक नहीं रखते, किसी आपकी इत्तेहादी जमात से। नहीं, बिल्कुल वो इंतहाई मेहनती आदमी है, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जाहिर है कहीं ना कहीं अगर जिसने हाथ कड़े किए हुए हैं कि मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है। नहीं, देखिए मनसूबाबंदी के अंदर अगर कहीं पर कोई बैकलैश आए तो आपको एडमिट करना चाहिए कि हमने उसे बेहतर किया है मजीद। लेकिन दूसरा ये भी एक फैक्ट है कि आप बाकी सारी बातें एक तरफ रख दें, अगर ये जो आपका जो क्या कहते हैं क्रूड ऑयल है और गैस है, इसकी रसद मुतासिर ना होती तो लामाला बिजली घरों पे इतना बोझ ना आता। तो आप इसको भी ज़ाहिर माइनस नहीं कर सकते और पूरी दुनिया के अंदर एक एनर्जी का शॉर्टफॉल आया है। लेकिन क्योंकि आपने बात सोलर से मुतालिक की, जहां पर हमारी
पॉलिसी के अंदर थोड़ा सा गलती है, लचक है, वहां मैंने आपके सामने रख दिया, और जहां पर हम हक पर है मैंने वो भी आपके सामने रख दिया। ये कहना कि सारा चीजों का जिम्मेदार बिजली का वजीर है, ऐसी बात नहीं है। मैं समझता हूँ कैबिनेट में जो चंद मेहनत करने वाले गुजरे हैं, ही इज वन ऑफ देम, बट इंसान है, खता का पुतला है, मुमकिन है पॉलिसी का कहीं ना कहीं ज़हर है बैकलैश आता है, तो उसको हमने ठीक कर लिया। तो यानी आप कम से कम ये मानेंगे कि अवैस लगारी साहब से कम गलती हुई है? हाँ, ये तो गलती मैं तो एडमिट करता हूँ विद अ वेरी हैवी हार्ट। आई हैव वेरी गुड फ्रेंडशिप विद हिम, बट मैं समझता हूँ कि 2026 की सोलर पॉलिसी के बाद इस टाइम पर ये जरूरत नहीं थी कि जो 25 किलोवाट के कनेक्शंस हैं जिन पर जो है कहा गया कि इसकी नेपरा से लाइसेंसिंग होगी और देन फिर उन पर टैक्स भी नाफिज होगा, तो आम घर वाला जो 2, 4, 5, 10 मरले वाला है वो 8 से 10 लाख में अगर सोलर लगवाते हैं वो लाइसेंसिंग पे नहीं जा सकता। उसको ज़हर है। अगर ये बात हमें बावर हुई मियां नवाज शरीफ साहब और मियां शहबाज साहब की इंटरवेंशन, शफी जान साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। जी शफी जान साहब, गो अहेड। मंसूर साहब, असल में ना बंदर के हाथ में माचिस आई हुई है और वो हर जगह आग लगा रहे हैं और हर चीज जो है वो तबाह हो रही है। कोई एक सेक्टर हुज़ैफा साहब बता दें जहां पे इस हुकूमत ने कोई बड़ी कामयाबी हासिल की हो। पेट्रोल जो है वो जो इशू है वो तो पूरी दुनिया में है, सिर्फ पाकिस्तान के लिए तो नहीं है। तो फिर पाकिस्तान में क्यों 50% इस वक्त पेट्रोल महंगा हो गया? दुनिया में कहीं 8% से ज्यादा पेट्रोल महंगा नहीं हुआ। ये इनकी गलत स्ट्रैटेजीज हैं। ये जो इस किस्म के मौके आते हैं, जिस तरह की जंग इस वक्त छिड़ी हुई है, ये इसको भी माली गनीमत जान लेते हैं और आम पाकिस्तानी के जेब पे डाका डालते हैं। आपको याद होगा कि जब इस वक्त जो पेट्रोल की प्राइसेस हैं पाकिस्तान में, वो सब दुनिया में सबसे ज्यादा है, मतलब 40% इजाफा जो है सबसे ज्यादा किया गया है। अब उसकी वजह से है जो बिजली का इशू बन गया है। अब बिजली का इशू जो इनकी नालायकी की वजह से बना है, क्योंकि दुनिया में कहीं भी 8% से ज्यादा पेट्रोल किसी मुल्क ने महंगा नहीं किया, इन्होंने 40% कर लिया। अब लेवी की बात हो रही है, इस हफ्ते ये कह रहे हैं कि अगर IMF नहीं माना तो हम मजीद इसमें 50 से 55 रुपए ऐड करेंगे। अब उससे एक महंगाई का नया तूफान आएगा। आज आप वो रेट्स कंपेयर कर लें जो इमरान खान साहब की हुकूमत में थे और जो आज हैं, जो उस टाइम पे कर्जा था, जो आज कर्जा है, GDP ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स, डॉलर रेट, कोई एक चीज हुज़ैफा साहब मुझे बता दे कि इस हुकूमत ने कामयाबी हासिल की हो। ये बाइस शर्मिंदगी है हमारे लिए, नेशनली भी और इंटरनेशनली भी, क्योंकि इंटरनेशनली भी इन पे कोई बात तो करने को तैयार नहीं है। क्योंकि बहुत शुक्रिया शफी जान साहब। मैं जाते जाते शफी जान साहब आपकी इतला के लिए हुज़ैफा रहमान साहब को हमारी टीम ने आपका नंबर भेज दिया। अब आप जाने और हुज़ैफा रहमान साहब जाने, हमारा ये काम नहीं है। एज ए जर्नलिस्ट सिर्फ हमने आपसे डिस्कशन करनी थी। नाउ दिस इज बिटवीन द टू ऑफ यू। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया हुज़ैफा रहमान साहब, शफी जान साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम से अब तक के लिए इतना ही। कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।